नमस्कार, मेरा नाम है ललित किशोर और अपनी आवाज़ में किरदारों की बात कहता हूँ। तो आज हम सुनेंगे कहानी शतरंज के खिलाड़ी। सन 1924 में प्रकाशित ये कहानी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई। इस कहानी में अवध के दो नवाबों मीर रोशन अली और मिर्ज़ा सज्जाद अली प्रमुख पात्र हैं, जो शतरंज के खेल में व्यस्त रहते हैं, परंतु अपनी सत्ता, शासन तथा अपने राज कर्तव्य से उन्मुक्त रहते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। वाजिद अली शाह का समय था। लखनऊ विलासिता के रंग में डूबा हुआ था। छोटे बड़े गरीब अमीर सभी विलासिता में डूबे हुए थे। कोई नृत्य और गान की मजलिस सजाता था तो कोई अफीम की पनक में ही मजे लेता था। जीवन के प्रत्येक विभाग में आमोद प्रमोद का प्राधान्य था। शासन विभाग में, साहित्य क्षेत्र में, सामाजिक अवस्था में, कला कौशल में, उद्योग धंधों में, आहार विहार में सर्वत्र विलासिता व्याप्त हो रही थी। राज कर्मचारी विषय वासना में, कविगण प्रेम में और विरह के वर्णन में, कारीगर कलाबतु और चिकन बनाने में, व्यवसायी सुर में, इत्र मिस्सी और उपटन का रोजगार करने में लिप्त थे। सभी की आंखों में विलासिता का मद छाया हुआ था। संसार में क्या हो रहा है इसकी किसी को खबर न थी। बटे लड़ रहे हैं, तीतरों की लड़ाई के लिए पाली बधी जा रही है। कहीं चौसर बिजी है, पोबारा का शोर मचा हुआ है, कहीं शतरंज का घोर संग्राम छिड़ा हुआ है। राजा से लेकर रंक तक इसी धुन में मस्त थे। यहाँ तक कि फकीरों के पैसे तो मिलते तो वे रोटियां न लेकर अफीम खाते या मदक पीते। शतरंज, ताश, गजीफा खेलने से बुद्धि तीव्र होती है, विचार शक्ति का विकास होता है, पेचीदा मसलों को सुलझाने की आदत पड़ती है। ये दलीलें जोरों के साथ पेश की जाती थी। इस संप्रदाय के लोगों से दुनिया अब भी खाली नहीं है। इसलिए अगर मिर्ज़ा सज्जाद अली और मीर रोशन अली अपना अधिकांश समय बुद्धि तीव्र करने में व्यतीत करते तो किसी विचारशील पुरुष को क्या आपत्ति हो सकती थी। दोनों के पास मौसूरी जागीरें थी, जीविका की कोई चिंता न थी, इसलिए घर में बैठे चकोतियाँ करते थे। आखिर और करते ही क्या। प्रातःकाल दोनों मित्र नाश्ता करके बिसात बचाकर बैठ जाते, मोरे सज जाते और लड़ाई के दाव पेच होने लगते। फिर खबर न होती कि कब दोपहर हुई, कब तीसरा पहर, कब शाम। घर के भीतर से बार बार बुलावा आता कि खाना तैयार है। यहाँ से जवाब मिलता, चलो आते हैं, दस्तरखान बिछाओ। यहाँ तक कि बावर्ची विवश होकर कमरे में ही खाना रख जाता था और दोनों मित्र दोनों काम साथ साथ करते थे। मिर्जा सज्जाद अली के घर में कोई बड़ा बूढ़ा न था, इसलिए उन्हीं के दीवान खाने में बाजियाँ होती थी। मगर ये बात न थी कि मिर्ज़ा के घर में और लोग उनसे इस व्यवहार से खुश हों। घर वालों का तो कहना है क्या, मोहल्ले वाले घर के नौकर जाकर तो नित्य देश में टिप्पणियाँ किया करते थे। बड़ा मनूज खेल है, घर को तबाह कर देता, खुद ना करे, किसी को इसकी चेष्टा पड़े। आदमी दीन दुनिया किसी को काम का नहीं रहता, न घर का न घाट का, बुरा रोग है यहाँ तक कि मिर्ज़ा की बेगम साहबा को इससे इतना द्वेष था कि अवसर खोज खोज कर पति को लताड़ती थी, पर उन्हें इस अवसर मुश्किल से मिलता था। वे सोती रहती तब इधर बाजी बिछ जाती थी और रात को जब सो जाती तब कहीं मिर्जा जी घर में आते थे। हर नौकरों पर वे अपना गुस्सा उतारती रहती थी। क्या पान मांगे हैं, कह दो, आकर ले जाए। खाने की फुर्सत नहीं है, ले जाकर खाना सिर पर पटक दो, खाएं चाहे कुत्ते को खिलाए। पर रूबरू वहाँ भी कुछ न कह सकती थी। अपने पति से इतना मलाल न था जितना मीर साहब से। उन्होंने उनका नाम मीर बिगड़ू रख छोड़ा। शायद मिर्ज़ा जी अपनी सफाई देने के लिए सारा इस इल्ज़ाम मीर साहब के ही सर पर थोप देते थे। एक दिन बेगम साहबा के सिर में दर्द होने लगा। उन्होंने लोंडी से कहा, जाकर मिर्ज़ा साहब को बुला लो, किसी हाकिम के यहाँ से दवा लाए, दौड़ जल्दी कर। लोंडी गई तो मिर्ज़ा जी ने कहा, चल अभी आते हैं। बेगम साहबा का मिजाज गर्म था। इतनी ताप कहाँ कि उनके सिर में दर्द हो और पति शतरंज खेलता रहे। चेहरा सुर्ख हो गया। लोंडी से कहा, जाकर कहें अभी चलिए, नहीं तो आप ही हाकिम के यहाँ चली जाएंगी। मिर्जा जी बड़ी दिलचस्प बाजी खेल रहे थे। 2 ही किस्तों में मीर साहब की मात हुई जाती थी। झुंझलाकर बोले, क्या ऐसा दम लबों पर है, जरा सब्र नहीं होता। मीर साहब बोले, अरे तो जाकर सुनिए ये ना, औरतें नाजुक मिजाज की होती है। मिर्जा, जी हाँ, चल क्यों न जाऊं, 2 किस्तों में आपकी मात होती है। मीर, जनाब इस भरोसे में न रहिएगा, वह चाल सोची है कि आपके मोहरे धरे और मात हो जाए। पर जाइए सुनाइए, क्यों खामखा उनका दिल दुखाइएगा। इसी बात पर मात ही करके जाऊंगा। मीर, मैं खेलूंगा ही नहीं, आप जाकर सुनाइए।
मिर्ज़ा, अरे यार जाना पड़ेगा हाकिम के यहाँ, सिर दर्द खाक नहीं है, मुझे परेशान करने का बहाना है। मीर, कुछ भी हो उनकी खातिर तो करनी ही पड़ेगी। मिर्ज़ा, अच्छा एक चाल और चल लें। मिर्ज़ा, मीर, हरगिज़ नहीं, जब तक आप सुन ना आएंगे मैं मोहरे पे हाथ ही ना लगाऊंगा। मिर्ज़ा साहब मजबूर होकर अंदर गए तो बेगम साहब ने त्योरियां बदल कर लेकिन करहाते हुए कहा, तुम्हें निगोड़ी शतरंज इतनी प्यारी है, चाहे कोई मर जाए पर उठने का नाम नहीं लेते। नौज कोई तुम जैसा आदमी ना हो। मिर्ज़ा, क्या कहूँ, मेरे साहब मानते ही न थे, बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ाकर आया हूँ। बेगम, क्या जैसे वे खुद निखट्टू हैं वैसा ही सबको समझते हैं, उनके भी तो बाल बच्चे हैं, यह सबका सफाया कर डाला। मिर्ज़ा, बड़ा लतीफ़ आदमी है, जब आ जाता है तब मजबूर होकर मुझे भी खेलना पड़ता है। बेगम, दुत्कार क्यों नहीं देते। मिर्ज़ा, बराबर के आदमी हैं, उम्र में दर्जे में मुझसे 2 अंगुल ऊंचे हैं, मुलाहिज करना ही पड़ता है। बेगम, तो मैं ही दुत्कार देती हूँ, नाराज़ हो जाएंगे, हो जाए, कौन किसी की रोटियां चला देता है, रानी रूठेंगी, अपना सुहाग लेंगी। हरिया, जा बाहर से शतरंज उठा ला, मीर साहब से कहना मियाँ अब न खेलेंगे, आप तशरीफ़ ले जाइए। मिर्ज़ा, हाँ हाँ, कहीं ऐसा गजब भी ना करना, जलील करवाना चाहती हो क्या। ठहर हरिया, कहाँ जाती है। ये कहकर बेगम साहब झल्लाई हुई दीवान खाने की तरफ चली। मिर्ज़ा बेचारा का रंग उड़ गया था, बीवी की मिन्नतें करने लगा, खुदा के लिए तुम्हें हज़रत हुसैन की कसम है, मेरी ही मैयत देखे जो उधर जाए। लेकिन बेगम ने एक न मानी, दीवान खाने के द्वार पर तक गई, पर एकाएक पर पुरुष के सामने जाते हुए पांव बंद से गए। भीतर जाकर संयोग से कमरा खाली था। मीर साहब ने 2-1 मोहरे इधर उधर कर दिए थे और अपनी सफाई जताने के लिए बाहर टहल रहे थे। फिर क्या था, बेगम ने अंदर पहुंचकर बाजी उलट दी, मोहरे कुछ तख्त के नीचे फेंक दिए, कुछ बाहर, और किवाड़ अंदर से बंद करके कुंडी लगा दी। मीर साहब दरवाजे पर तो थे, मोहरे बाहर फेंके जाते देख चूड़ियों की झनक भी कान में पड़ी। फिर दरवाज़ा बंद हुआ तो समझ गए बेगम साहब बिगड़ गई, चुपके ही घर की राह ली। मिर्ज़ा ने कहा, तुमने गजब किया। बेगम, अब मीर साहब इधर आए तो खड़े खड़े निकलवा दूंगी, इतनी लोग खुदा से लगाते तो वाली हो जाते हैं। आप तो शतरंज खेलें, मैं और क्या चूल्हे चक्की में फिक्र में सिर खपाऊं। जाते हो हकीम के पास कि यहाँ भी अब तामुल हैं। मिर्ज़ा घर से निकले तो हकीम के घर जाने के बदले मीर साहब के घर पहुँचे। सारा वृतांत कहा। मीर साहब बोले, मैंने तो पहले बाहर आते देखा तभी तड़ गया, फ़ौरन भागा, बड़ी गुस्सेवार मालूम होती है, मगर आपने उन्हें यूँ सर चढ़ा रखा है, ये मुनासिब नहीं। उन्हें इससे क्या मतलब कि आप बाहर क्या करते हैं, घर का इंतज़ाम करना है उनका काम है, दूसरी बातों से उन्हें क्या सरोकार। मिर्ज़ा, खैर ये तो बताइए अब कहाँ जमा होगा। मीर, इसका क्या गम है, इतना बड़ा घर पड़ा हुआ है, बस यहीं जमे। मिर्ज़ा, लेकिन बेगम साहबा को कैसे मनाऊंगा, घर पर बैठा रहता था तब तो वह इतनी बिगड़ती थी, यहाँ बैठक होगी तो शायद जिंदा न छोड़ेगी, देख लो भाई। मीर, अजी बकने भी दीजिए, 2-4 रोज़ में आप ही ठीक हो जाएंगी। हाँ, आप इतना कीजिए कि आज से ज़रा तन आइए। मीर साहब की बेगम किसी अज्ञात कारण से मीर साहब का घर से दूर रहना ही उपयुक्त समझती थी, इसलिए वे उनके शतरंज प्रेमी की कभी आलोचना न करती थी, बल्कि कभी कभी मीर साहब को देर हो जाती तो याद दिला देती थी। इन कारणों से मीर साहब को भ्रम हो गया था कि मेरी स्त्री अत्यंत विनयशील और गंभीर है। लेकिन जब दीवान खाने में भी साथ पिछड़ने लगी और मीर साहब दिन भर घर में रहने लगे तो बेगम साहबा को बड़ा कष्ट होने लगा। उनकी स्वाधीनता में बाधा पड़ गई, दिन भर दरवाजे पर झांकने को तरस जाती। उधर नौकरों में भी कानाफूसी होने लगी। अब तक दिन भर पड़े पड़े मक्खियाँ मार करते थे, घर में कोई आए कोई जाए उसको कुछ मतलब न था। अब आटों पर पहर की धौंस हो गई, पान लगाने का हुक्म होता, कभी मिठाई का और हुक्का, तो किसी प्रेमी के हृदय की भांति नित्य जलता ही रहता था। वे बेगम साहबा से जा जाकर कहते, हुजूर, मियाँ की शतरंज तो हमारे जी का जंजार हो गई, दिन भर दौड़ते दौड़ते पैरों में छाले पड़ गए। यह भी कोई खेल है कि सुबह को बैठे तो शाम ही कर दी, घड़ी याद घड़ी दिल बहलाव के लिए खेल खेल लेना बहुत है। खैर हमें तो कोई शिकायत नहीं, हुजूर के गुलाम हैं, जो हुक्म होगा बजा ही लावेंगे। मगर ये खेल मनहूस है, इसका खेलने वाला कभी पनपता नहीं,
घर पर कोई ना कोई आफत जरूर आती है। यहाँ तक कि एक के पीछे मोहल्ले के मोहल्ले तबाह हो गए। सारे मोहल्ले में यही चर्चा रहती है। हुजूर का नमक खाते हैं, अपने आका की बुराई सुनकर रंज होता है, मगर क्या करें। इस पर बेगम साहब कहती, मैं तो खुद इसको पसंद नहीं करती, पर वे किसी की सुनते ही नहीं, क्या किया जाए। मोहल्ले में भी जो दो चार पुराने जमाने के लोग थे आपस में भांति भांति अमंगल कल्पनाएं करने लगे। अब खैरियत नहीं, जब हमारे रईसों का ये हाल है तो मुल्क का खुदा ही हाफिज है। ये बादशाहत शतरंज के हाथों तबाह होगी, आसार बुरे हैं। राज्य में हाहाकार मचा हुआ था। प्रजा दिन दहाड़े लुटी जाती थी, कोई फरियाद सुनाने वाला न था। देहातों की सारी दौलत लखनऊ में खींचे आती थी और वे वेश्याओं में, भांडों में, विलासिता के अन्य अंगों की पूर्ति में उड़ जाती थी। अंग्रेज कंपनी का ऋण दिन बढ़ता जाता, कमली दिन दिन बिककर भारी हो जाती। देश में सुव्यवस्था न होने के कारण वार्षिक कर भी वसूल न होता था। रेजिडेंट बार बार चेतावनी देता था, पर यहाँ तो लोग विलासिता के नशे में चूर थे, किसी के कानों पर जू न रेंगती थी। खैर, मीर साहब के दीवान खाने के शतरंज होते कई महीने गुजर गए। नए नए नक्शे हल किए जाते, नए नए किले बनाए जाते, नित्य नई व्यू रचना होती। कभी कभी खेलते तो झोंड हो जाती, तू मैं तक की नौबत आ जाती, पर शीघ्र ही दोनों मित्रों में मेल हो जाता। कभी ऐसा होता कि बाजी उठा दी जाती, मिर्जा जी रूठ कर अपने घर चले जाते, मीर साहब अपने घर में जा बैठते, पर रात भर की निद्रा के साथ सारा मनोमिलन शांत हो जाता। प्रातःकाल दोनों मित्र दीवान खाने में आ पहुंचते थे। एक दिन दोनों मित्र बैठे हुए शतरंज की दलदल में गोते खा रहे थे कि इतने में घोड़ों पर एक सवार बादशाह की फौज का अफसर मीर साहब का नाम पूछता हुआ आ पहुंचा। मीर साहब के होश उड़ गए। ये क्या बला सिर पर आ गई, ये तलबी किस लिए हुई है। अब खैरियत नहीं नजर आती। घर के दरवाजे बंद कर लिए। नौकर से बोला, कह दो कि घर में नहीं है। सवार, घर में नहीं तो कहाँ है। नौकर, ये मैं नहीं जानता, क्या काम है। सवार, काम तुझे क्या बतलाऊं, हुजूर से तलबी है, शायद फौज के लिए कुछ सिपाही मांगे हैं। जागीरदार है कि दिल लगी, मोर्चे पर जाना पड़ेगा तो आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। नौकर, अच्छा तो जाइए, कह दिया जाएगा। सवार, कहने की बात नहीं है, मैं कल खुद आऊँगा, साथ ले जाने का हुक्म है। सवार चला गया। मीर साहब की आत्मा कांप उठी। मिर्जा जी से बोले, कहिए जनाब, अब क्या होगा। मिर्जा, बड़ी मुसीबत है, कहीं मेरी भी तलवी ना हो। मीर, कमबख्त कल फिर आने को कह गया है। मिर्जा, आफत है और क्या, कहीं मोर्चे पर जाना पड़े तो बेमौत मरे। मिर्जा, बस यही तदबीर है कि घर पर मिलो ही नहीं, कल से गोमती पर कहीं वीराने में नक्श जमे, वहाँ किसे खबर होगी, हजरत आप लौट जाएंगे। मिर्जा, वल्लाह आपको खूब सूझी, इसके सिवाय और कोई तदबीर ही नहीं। इधर मीर साहब की बेगम उस सवार से कह रही थी, तुमने खूब दत्ता बताया। उसने जवाब दिया, ऐसे कावदियों को छुटकियों पर नचाता हूँ, इनकी सारी अक्ल और हिम्मत तो शतरंज ने चल रही, अब भूल कर भी घर न रहेंगे। दूसरे दिन से दोनों मित्र मुँह हाथ अंधेरे घर से निकल पड़े। बगले में एक छोटी सी दरी भी दबाए, डिब्बे में गिलोरियों भरे, गोमती पार की एक पुरानी वीरान मस्जिद में चले जाते, जिसे शायद नवाब आसफुद्दौला ने बनवाया था। रास्ते में तंबाकू, चिल्लम और मदरिया ले लेते हैं और मस्जिद में पहुंचे दरी बिछा हुक्का भरकर शतरंज खेलने बैठ जाते। फिर उन्हें दीन दुनिया की फिक्र न रहती। किस्त, शह आदि दो एक शब्दों के सिवा उनके मुंह से कोई और वाक्य नहीं निकलता। जब भूख मालूम होती तो दोनों मित्र किसी नान बाई की दुकान पर जाकर खाना खाते और एक चिल्लम हुक्का पीकर फिर संग्राम क्षेत्र में डट जाते। कभी कभी तो उन्हें भोजन का भी ख्याल न रहता था। इधर देश की राजनीतिक दशा भयंकर होती जा रही थी। कंपनी की फौजें लखनऊ की तरफ बढ़ चली आती। शहर में हलचल मची हुई थी। लोग बाल बच्चों को लेकर देहातों में भाग रहे थे, पर हमारे दोनों खिलाड़ियों को इसकी जरा भी फिक्र न थी। वे घर से आते तो गलियों में होकर। डर था कि कहीं किसी बादशाही मुलाजिम की निगाह न पड़ जाए, जो बेकार में पकड़े जाए। हजारों रुपये सालाने की जागीर मुफ्त में ही हजम करना चाहते हैं। एक दिन दोनों मित्र मस्जिद के खंडर में बैठे हुए शतरंज खेल रहे थे। मिर्जा की बाजी कुछ कमज़ोर थी। मीर साहब उन्हें किस्त पर किस्त दे रहे थे। इतने में कंपनी के सैनिक आते हुए दिखाई दिए। वे गोरों की फौज थी जो लखनऊ पर अधिकार जमाने के लिए आ रही थी। मीर साहब बोले,
अंग्रेजी फौज आ रही है, खुदा खैर करे। मिर्जा, आने दीजिए, किस्त बचाइए, ये किस्त। मेरा मीर, जरा देखना चाहिए, यहीं आड़े में खड़े ना हो जाएं। मिर्जा, देख लीजिएगा, जल्दी क्या है, फिर किस्त। मीर, तोप खाना भी है, कोई 5,000 आदमी होंगे। कैसे कैसे जवान हैं, लाल बंदरों के से मुंह, सूरत देखकर खौफ मालूम होता है। मिर्जा, जनाब हिले ना कीजिए, इस चक्कर में किसी और को दीजिएगा, यह किस्त। मीर, आप भी अजीब आदमी हैं, यहाँ तो शहर पर आफत आई हुई है और आपको किस्त की सूझी है। किसी को इसकी खबर है कि शहर गिर गया तो कैसे चलेगा। मिर्जा, जब घर चलने का वक्त आएगा तो देखा जाएगा, ये किस्त बस अब की शह में मात है। फौज निकल गई, 10 बजे का समय था, फिर बाजी बिछ गई। मिर्जा, आज खाने की कैसे ठहरेगी। मीर, अजी आज तो रोजा है, क्या आपको ज़्यादा भूख मालूम होती है। मिर्जा, जी नहीं, शहर में तो जाने क्या हो रहा है। मीर, शहर में कुछ भी न रहा होगा, लोग खाना खाकर आराम से रह रहे होंगे, कुछ हुजूर नवाब साहब भी ऐशगाह में होंगे। दोनों सज्जन फिर खेलने बैठे। 2-3 बज गए। अब की मिर्जा जी ने बाजी कमज़ोर थी। 4 का गज़र बज ही रहा था कि फ़ौज की वापसी की आहट मिली। नवाब वाजिद अली पकड़ लिए गए थे और सेना उन्हें किसी अज्ञात स्थान को लिए जा रही थी। शहर में न कोई हलचल थी, न मारकाट, एक बूंद भी खून नहीं गिरा था। आज तक किसी स्वाधीन देश के राजा की प्रजा इतनी शांति से इस तरह खून बहे बिना न हुई हो। ये वह अहिंसा न थी जिस पर देवगण प्रसन्न होते थे, ये वह कायरपन था जिस पर बड़े बड़े कायर भी आंसू बहाते थे। अवध के विशाल देश का नवाब बंदी चला जाता था और लखनऊ ऐश की नींद में मस्त था। ये राजनीतिक अधःपतन की चरम सीमा थी। मिर्जा ने कहा, हुजूर नवाब साहब को जालिमों ने कैद कर लिया है। मीर, होगा, ये लीजिए शाह। मिर्जा, जनाब जरा ठहरिए, इस वक्त इधर तबीयत नहीं लगती। बेचारे नवाब शाह इस वक्त खून के आंसू रो रहे होंगे। मीर, रोया ही चाहे, यह ऐश वेश कहाँ नसीब होता है, यह किस्त। मिर्जा, किसी के दिन बराबर नहीं जाते, कितनी दर्दनाक हालत है। मीर, हाँ सो तो है ही, ये लो फिर किस्त, बस अब की किस्त में मात है, बच नहीं सकते। मिर्जा, खुदा की कसम, आप बड़े बेदर्द हैं, इतना बड़ा हादसा देखकर भी आपको दुख नहीं होता। हाय गरीब वाजिद अली शाह। मीर, पहले अपने बादशाह को तो बचाइए, फिर नवाब साहब का मातम कीजिएगा। ये किस्त और ये मात, लाना हाथ। बादशाह को लिए हुए सेना सामने से निकल गई। उनके जाते ही मिर्जा ने फिर बाजी बिछा दी। हार की चोट बुरी होती है। मीर ने कहा, आइए नवाब साहब के मातम में एक मरसिया कह डालें। लेकिन मिर्जा की राजभक्ति अपनी हार के साथ लुप्त हो चुकी थी। वे हार का बदला चुकाने के लिए अधीर हो रहे थे। शाम हो गई। खंडर में चमगादड़ों ने चीखना शुरू किया। अब अभिले आकर अपने घोंसलों में चिमटी, पर दोनों खिलाड़ी डटे हुए थे, मानो दो खून के प्यासे सुरमा आपस में लड़ा रहे हो। मिर्जा जी 3 बाजियां लगाकर हार चुके थे। इस चौथी बाजी का रंग भी अच्छा न था। वे बार बार जीतने का दृढ़ निश्चय करके संभल कर खेलते थे, लेकिन एक न एक चाल ऐसी बेढब आ जाती जिसके बाजी खराब हो जाती। हर बार उसी के साथ प्रतिकार की भावना और उग्र होती। उधर मीर साहब मारे उमंग के गज़लें गाती, चुटकियाँ लेते थे, मानो कोई गुप्त धन पा गए हों। मिर्जा जी सुन सुनकर झुंझलते और हार की झेम को मिटाने के लिए उनकी दाद देते थे। पर ज्यों ज्यों बाजी कमज़ोर पड़ी थी, धैर्य हाथ से निकल जाता था, यहाँ तक कि वे बात बात पर झुंझलाने लगे। जनाब आप चाल बदला न कीजिए, ये क्या कि चाल चले और फिर उसे बदल दिया जाए। आप चाल बदला न कीजिए, एक बार चल दीजिए, या आप मोहरे पर हाथ क्यों रखते हैं। मोहरे को छोड़ दीजिए, जब तक आपको चाल न सूझे मोहरा न छूइए ही नहीं। आप एक चाल आध घंटे में चलते हैं, इसकी सनद नहीं। जिसे एक चाल चलने में 5 मिनट से ज़्यादा लगे उसकी मात समझी जाएगी। फिर आप चाल बदली, चुपके से मोहरा वहीं रख दीजिए। मीर साहब का फर्जी पिटता था, बोले, मैंने चाल चली ही कब थी। मिर्जा, आप चल चुके हैं, मोहरा वहीं रख दीजिए, उसी घर में। मीर, उस घर में क्यों रखूं, मैंने हाथ से मोहरा छोड़ा ही कब था। मिर्जा, मोहरा आप कयामत तक ना छोड़े तो क्या चाल ही ना होगी।
फर्जी पिट देखा तो धांधली करने लगे। मीर, धांधली आप करते हैं, हार जीत तकदीर से होती है, धांधली करने से कोई नहीं जीतता। मिर्ज़ा, तो इस बाजी में तो आपकी मात हो गई। मीर, मुझे क्यों मात होने लगी? मिर्ज़ा, तो आप मोहरा उसी घर में रख दीजिए जहाँ पहले रखा था। मीर, वहाँ क्यों रखूँ? नहीं रखता। मिर्ज़ा, क्यों न रखिएगा, आपको रखना होगा। तत्कार बढ़ने लगी। दोनों अपनी तेग पर अड़े थे। ये न दबता न वह, अप्रासंगिक बातें होने लगी। मिर्ज़ा बोले, किसी ने खानदान में शतरंज खेली होती तब तो इसके कायदे जानते, वे तो हमेशा घास छिला करते। आप शतरंज क्या खेलिएगा, रियासत और ही चीज़ है, जागीर मिल जाने से तो कोई रईस नहीं हो जाते। मीर, क्या घास आपके अब्बाजान छीलते होंगे, यहाँ तो पीढ़ियों से शतरंज खेलते चले आ रहे हैं। मिर्ज़ा, अजीज़ा, ये भी गज़उद्दीन हैदर के यहाँ बावर्ची का काम करते करते उम्र गुजर गई, आज रईस बनना चले हैं। रईस बनना कोई दिल लगी नहीं है। मीर, क्यों अपने बुज़ुर्गों के मुंह से कालिक लगाते हो? वे ही बावर्ची का काम करते होंगे, यहाँ तो हमेशा बादशाह के दस्तरख्वान पर खाना खाते चले आए हैं। मिर्ज़ा, अरे चल चरकटे, बहुत बढ़कर चढ़कर बातें न कर। मीर, जबान संभालिए वरना बुरा होगा। मैं ऐसी बातें सुनने का आदी नहीं हूँ। यहाँ तो किसी ने आंख दिखाई तो उसकी आंख निकाली है, ये हौसला है। मिर्ज़ा, आप मेरा हौसला देखना चाहते हैं तो फिर आइए, आज दो दो हाथ हो जाए, इधर या उधर। मीर, तो यहाँ तुमसे दबने वाला कौन है? दोनों दोस्तों ने कमर से तलवार निकाल ली। नवाबी ज़माना था, सभी तलवार, पेशकश, कटार वगैरह बांधते थे। दोनों विलासी थे पर कायर न थे। उसमें राजनीतिक भावों का अधःपतन हो गया था। बादशाहत के लिए क्यों मरे, पर व्यक्तिगत वीरता का अभाव न था। दोनों जख्म खाकर गिरे और दोनों ने वहीं तड़प तड़प कर जाने दे दी। अपने बादशाह के लिए जिनकी आंखों में एक बूंद आंसू न निकला, उन्हीं दोनों प्राणियों ने शतरंज के वजीर की रक्षा में प्राण दे दिए। अंधेरा हो चला था, बाजी बिछी हुई थी। दोनों बादशाह अपने अपने सिंहासनों पर बैठे हुए मानो इन दोनों वीरों की मृत्यु पर रो रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। खंडर की टूटी हुई मेहराबें, गिरी हुई दीवारें और धूल दसरित मीनारें इन लाशों को देखती और सिर धुनती थी। जी, इसी के साथ ये कहानी भी पूरी हुई। मिलेंगे कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।